तो महाराणा प्रताप अगर ये सोचे होते तो युद्ध की लड़ाई नहीं लड़ते। हमारे जो तमाम स्वर्गाथा गाने वाले, एक चंद मुट्ठी अंग्रेज आए, चंद मुट्ठी मुगल आए, वो तुर्की वंश बनाकर यहाँ आए और उनपे यहाँ पे भारतवर्ष में हावी हो गए, जबकि यहाँ की आबादी तब भी ज्यादा थी, आज भी ज्यादा। तो इस आबादी के आधार पे हम लोग, अगर जो लोग कहते कि हम गुलाम थे, मैं तो मानता ही नहीं कि कभी मैं गुलाम था, भारत देश गुलाम कभी था। मैं ये भी नहीं मानता हूं कि कभी आजादी मुझे मिली। इसलिए कुछ लोग जो इस शब्दों को राजनीतिक हवा देने के लिए, मैं गुलाम हूं और मैं आज आजाद हो गया, गुलामी नहीं थी। क्योंकि भारत की जनता, भारत के जो उस समय उत्पन्न महापुरुष थे, महाबली थे, वीर थे, इस अंग्रेजों के, मुगलों के स्वाधीनता को स्वीकार ही नहीं किया। गुलामी को जब हम स्वीकार ही नहीं किए, उनसे बराबर लड़ते रह गए, तो हम गुलाम कहां से हो गए? गुलाम वो व्यक्ति होता है, गुलाम वो व्यक्ति होता है जो उस गुलामी को स्वीकार कर ले। भारत के सपूत कभी स्वीकार ही नहीं किए। आजादी तब मिलती जब हम गुलाम होते। इसलिए हम उनसे युद्ध लड़ते रहे। लड़ते लड़ते जो है उनको यहाँ खदेड़ा गया। तो संपूर्ण आजादी जिसको कहते स्वाधीनता हमें मिली, उनकी स्वाधीनता स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए गुलामी आजादी की जो बात आती है, एक पॉलिटिकल इशू बनाया जाता है इन विषयों में, लोगों को गुमराह करने के लिए। भारत के सबूत कभी ऐसा नहीं। इसलिए उन विषयों पर जोर देने के विषय, क्योंकि आप लोग तो ऐसे जगह जन्म लिए हैं, ये बिहार है। आप सोच लीजिए, पूरे विश्व में केंद्र शासित राज्य 31 में मिला के एक राज्य का नाम बता दीजिए जो बिहार जैसा नाम हो। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश का भी नाम ऐसा नहीं है जो कि बिहार ऐसा नाम है कि जिसके सोच समझ के बिहार नाम रखा गया। स्पेलिंग इसकी बनाई गई कि बी से भारत, आई से इंडिया, एच से हिंदुस्तान, आर से आर्यवत, यही 4 नाम है ना भारत का। तो ऐसा कहाँ मिला था कि बोलने के लिए, बनाने के लिए एक किसी राज्यों में, ऐसे राज्यों के सपूत यहाँ बैठे हुए हैं। ये घबराहट इस प्रकार से होने लगी कि लगा कि इस सभागार से निकल कर बाहर चले जाए, तपती हुई धूप में आपको बहुत आराम मिल जाएगा। जो लोग यहाँ से भागकर, क्या बाहर नीचे पंखा चल रहा था क्या? थोड़ी सा संयम रखना चाहिए, सामंजस्य आपस की बना के रखना चाहिए। उस समय के युद्ध में भी वही कमियां थी। जो लोग राष्ट्र हित का बात नहीं सोचे, अपने हित की बात सोचे, धन दौलत के पीछे लोभ में भागे, वही भारत को पीछे धकेले, इस राष्ट्र को पीछे धकेले। जो लड़ना चाहे, एक संदेश, एक अमर शहीद होके गए, अगर वो अमर है आज हमारे बीच में, उन्हीं का देन है कि आज यहाँ शांति से हम सब बैठे हुए हैं। उनकी आज जन्म उत्सव मनाते हैं, उनका मरण दिन को लिए हम लोग मनाते हैं, परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। उन्हीं वीर सपूतों का देन है भारत में। वो अगर ये सोच के लड़ाई लड़े होते कि लड़ाई हम जीत लेंगे और जिंदा भी रहेंगे, तो शायद वो लड़ाई नहीं लड़ता। वो जान रहे थे मुझे शहादत देनी है, मुझे शहीद होना है, अमर वीरों में मेरी गिनती करानी है। आने वाले पीढ़ियों के लिए वो लड़ाई लड़े थे। जो शादीशुदा नहीं थे वो भी लड़ाई लड़े, आने वाले पीढ़ी के लिए लड़े, समाज के लिए लड़े, राष्ट्र के लिए लड़े। उस सोच, उस विचार से लड़ना चाहिए। ये पॉलिटिकल कोई हम लोग का सभागार नहीं, हम लोग उस हिसाब से बात करें। चुनाव में हम आए थे, 28 दिन रहे यहाँ विधानसभा चुनाव में, अन्य विधानसभाओं में हम घूमे थे जब चुनाव चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी हमसे, ऊपर नेतृत्व में नाम नहीं ले रहा, मुझसे पूछे इस क्षेत्र की खबर। मैं उसी समय में बताया था कि कुछ कमियां हैं, इस कमी पे गौर करने की जरूरत है। अगर उस कमी पे अगर वो लोग गौर किए होते तो आज ये पूर्व विधायक मेरे दोनों ने यहाँ नहीं बैठे होते, आपके बीच में वर्तमान विधायक परिस्थिति वो होता है उस समय चुनाव में, जो जिधर बांह पकड़ के ले जाता। कार्यक्रम एक लगा रहता, 15 जगह खींच के ले जाते हैं लोग। कार्यक्रम इसीलिए लेट होते जाता है। लोग सोचते चलो भैया नहीं तो 20 वोट गड़बड़ा जाएगा। ये कैंडिडेटों की हाल होती है, प्रत्याशियों की हाल होती है उस समय। मैं उसी समय बताया था कि मोहनिया, रामगढ़, भगुआ, चैनपुर, चेनारी, काराकाट, कराहगर, दिनारा, इधर राजपुर, बक्सर, डुमरांव, बराहपुर और सासाराम, नोखा, डेहरी, सब इस सीटों के लिए। औरंगाबाद में बता के औरंगाबाद, नबीनगर, गो, ओबरा, रफीगंज,
उनको आरा में भी हम बता दिए थे कि नहीं आपका शाहपुर, जगदीशपुर, अज्ञातरानी, बड़ा संदेश, सदर, ये सारी सीटों पे दो सीट चुनाव जीत रहे हैं कि राघवेंद्र सिंह का चुनाव कुछ निकलने की स्थिति में है, बड़ारा, अमरेंद्र प्रताप सिंह का सीट जो है आरा सदर निकलने की स्थिति में, बाकी सीटों की स्थिति है अगर आप सुधारेंगे तो सीट निकल जाएगी। मैं ये संदेश दे चुका था चुनाव से पहले, लेकिन समय ऐसा होता है आदमी जब उस पर विचार उस समय नहीं करता, पछतावा बाद में होती है हर विषय में। तो उस समय लड़ाई में भी बाद में पछता के लोग क्या किए, सर्वनाश कर दिए थे। उस समय आबादी कैसी थी आप सबकी, उस आबादी के बीच में आज आबादी क्या ये देख लीजिए। उसी का दिन आज की स्थिति परिस्थिति बदली, उनके नाम पे हम लोग महाराणा प्रताप जी के भले इकट्ठा हुए, लेकिन सब एक एक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र हित का अगर बात करना है, राष्ट्र हित में चलना है, राष्ट्र के लिए अगर जीना मरना है तो राष्ट्र ही सर्वोपरि होना चाहिए, हर व्यक्ति के एक जहान में होना चाहिए। राष्ट्र से बड़ा हम सबके लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो राष्ट्र हित की बात जो उस समय सोचे आज उसकी वीर गाथा गाई जाएगी, क्योंकि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ नहीं दिया। रामायण महाभारत की बात हम सब करते हैं, तमाम जैसे ऐसे पुस्तकें लिखी गई है, वीर गाथा गाया गया, उसकी हम बात करते हैं, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है कि बहुत जो है कि सारे पुस्तकें लिखकर आपको पढ़ने के लिए दे दिया। ईश्वर ने तो 3 पन्ना ही बनाया, चौथा पन्ना ही नहीं बनाया, 3 ही पन्ना बनाया। जिस पहले पन्ने को लिख दिया कि आपका जन्म होगा यही सत्य है, आखिरी पन्ना लिख दिया कि आपका मृत्यु होगा यही सत्य है, बीच का कोर्रा पन्ना छोड़ दिया है। जैसे महाराणा प्रताप के लिए ये पन्ना था कि जितना भी उस पन्ने को, बीच वाले कोर्रे पन्ने को आप भर लीजिए, यही आपका इतिहास है, एक बीच के पन्ने भरने वाले का याद वीर गाथा हम लोग गाने के लिए यहाँ बैठे हैं। अगर वो शून्य होता तो शायद उनके लिए हम सब यहाँ नहीं बैठते, उनका नामो निशान भी नहीं। इतिहास के पन्ने में सबका नाम आता है। आज महाराजा उदय प्रताप ही नहीं होते, महाराणा प्रताप कहाँ से होते? किसने बचाया उदय प्रताप? पन्ना दाई उनकी रसोईया थी, एक शुद्ध बिरादरी से थी ना, पन्ना दाई। आज पन्ना दाई अपने पुत्र को बलि चढ़ाते हुए और महाराजा उदय प्रताप को जो है बाहर टोकरी से बाहर भेजती है। आज उदय प्रताप नहीं होते तो महाराणा प्रताप कहाँ से होते? ऐसे ऐसे राष्ट्र के विषय में सोचने के लिए लोग थे, आज वो कहाँ चले गए? ये सोच ही भावना, उस भावनाओं का कद्र आज भी होना चाहिए। ये संदेश इस जन्म उत्सव क्यों मना रहे? एक समाज को संदेश देने के। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अगर चाहते तो निज धाम से ही, वैकुंठ धाम से नारायण अवतार है, अगर वहीं से चाहते तो रावण क्या था? रावण उन्हीं का तो भक्त था, आया था पृथ्वी पे एक समाज को संदेश देने के लिए ही तो आए वो मृत्यु लोक में। वो चाहते तो वहीं से समाप्त कर सकते थे, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, लेकिन वहां से समाप्त उन्होंने नहीं किया। एक पृथ्वी में संदेश देना था, एक भाई भाई के प्रति, एक राजा का कर्तव्य, एक पिता का कर्तव्य, एक पुत्र का कर्तव्य, एक माँ का कर्तव्य, सबके विषय में एक संदेश देना था कि सबका एक कर्तव्य क्या होना चाहिए। इस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए आए, सारी चीजों को व्यवस्थित करते आए। त्रेता युग में आते, सतयुग में अगस्त ऋषि पहुंचते हैं उनके निज धाम को। जब वहां से वापस आते हैं, मर्यादा उस समय नारायण जी, आचार्य जी उस समय क्या करते हैं? कहते हैं कि ऋषिवर ये धनुष लेते जाइए, नारायण धनुष है, किसी अस्त्र शस्त्र से कट नहीं सकता। पूछते हैं ऋषिवर, इस धनुष का मुझे आवश्यकता क्या है? मैं ऋषि हूँ, ऋषि मुनियों की इसकी आवश्यकता क्या है? आप मृत्यु लोक में रखते, इसकी आवश्यकता कभी पड़ सकती है भविष्य में। आज वर्तमान में आप इसकी आवश्यकता नहीं है। इसकी मूल्यांकन उस समय नहीं कर पाए अगस्त ऋषि। जब भगवान राम वनवास जाते हैं, उनके आश्रम को पहुंचते हैं, अगस्त ऋषि को कहते नारायण का दिया हुआ यह धनुष है, मैं जब गया था उपहार स्वरूप मुझे दिए थे, आज ये उपहार आप साथ स्वीकार कीजिए। राम तुम्हें इस दानवों की लड़ाई में कहीं ना कहीं काम आएगी। अब सोचिए उस युग में इसलिए भेजे थे कि रावण का वध ही सिर्फ नारायण धनुष से हो सकता था, बाकी सारे अस्त्र शस्त्र के काटने का विद्या उसके पास था, तो नारायण धनुष का विद्या उसके पास नहीं था। सोचिए पहले से स्थापित कर देते आश्रम में और वही धनुष ले जाते, उसी धनुष से लंका में उसका सर्वनाश होता है। लंका में ही क्यों सर्वनाश करने के लिए राम पहुंचे? अयोध्या तक रावण युद्ध करने के लिए महाराज दशरथ से चढ़कर आया था। उसमें दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र खींचा गया था, ब्रह्मा जी आके उस ब्रह्मास्त्र को रोकते,
तो ये विधि का विधान होता, सुनिश्चित होता, सबका समय प्रबल होता, उसी हिसाब से ये दुनिया चल रही है। रावण इसके वध करने के लिए इसलिए लंका में घुसकर मारे, माता पार्वती की श्राप था। जो सोने की लंका रावण नहीं बनवाया, माता पार्वती के लिए भोलेनाथ ने बनवाया। जब गृह प्रवेश, कब्जा नहीं हुआ, गृह प्रवेश में जब ये वह कौन सा ऋषि आकर इस गृह प्रवेश कर सकता है? पूरे ब्रह्मांड में सबसे जो है विश्वेश्वर ऋषि थे। विश्वेश्वर ऋषि को जब बुलाते हैं, विश्वेश्वर ऋषि जाने को तैयार होते, क्या कहती उनकी तीसरी पत्नी क्या कहती, मैं भी साथ चलूंगी। जिद करके जब साथ जाती है, भोलेनाथ कहते हैं कि कुछ दान में मांगो, तो वो कहते हैं कि नहीं प्रभु, आपसे क्या दान ले सकते हैं। लेकिन इनके प्रेशर में कैकेत्सी के कहे कि मांग ले, मांग कहे भवन में मांग लीजिए, करे जिस गृह प्रवेश के लिए मैं भवन कैसे। लेकिन मति जब भ्रम हो जाती है, आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता है, विनाश चाहता तो यही सब होता है। उसी स्थिति में कैकेत्सी के दबाव में आकर वो मांग लेते कि भोलेनाथ ये भवन मुझे दे दीजिए। सहज भवन भोलेनाथ तो दे देते हैं, लेकिन माता पार्वती क्रोधित होकर उनको श्रापित कर देती है। ये श्राप देती है उस समय, कहती है कि अरे लोभी ब्राह्मण, जो जिस गृह प्रवेश में तुम्हें बुलाया गया और मैं बड़े इच्छा से ये भवन को बनवाई थी और तुम यही भवन मांग लिए, तुम्हारे कुल का इसी भवन में सर्वनाश होगा। इसलिए लंका चढ़ के राम को मारना पड़ा, वो श्राप था। ये इसी को कहते विधि का विधान। जो विधि का विधान होता लिख दिया गया। मैं इतनी बातें सिर्फ लाइट पे करना पड़ा। जो बिजली गई है इसके लिए कोई दोषी नहीं है, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, न आयोजक को, न प्राचार्य जी को, न विद्यालय प्रबंध समिति को। तमाम तरह की बात आ रही थी। किसी विषय पर किसी पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सब प्रबल है, लोग कहते हैं होनी प्रबल है, समय बलवान होता है। जो समय है उसी समय के हिसाब से सब कुछ होता है। तो इसलिए दोषारोपण करने के पहले हम लोग जिसके कार्यक्रम में आए हैं, जिसके लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनके भावनाओं का कद्र करते हुए समाज सेवा देने की जरूरत है, राष्ट्र भावना से जीने की जरूरत है, हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की जरूरत है। इसलिए निष्ठावान होके ही ये अपने जैसे अटल रहते थे, अपने वचन पे अटल रहते थे, अपने कर्तव्यों पे अटल रहते थे, उस हिसाब से सोच विचार के साथ सबको चलने की जरूरत है। क्योंकि करणी सेना के अध्यक्ष, करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए। करणी सेना का नाम करणी सेना काहे पड़ा? एक राजस्थान में, जहां से मेवाड़ से, चित्तौड़ से, वही राजस्थान का अंग है, वहां भी एक करणी मंदिर है। करणी मंदिर का सबसे बड़ा विशेषता क्या है? तो वहां पे चूहे बहुत ज्यादा है। मंदिर में जाएंगे तमाम चूहे टहलते हुए मिलेंगे, और जिसको टहलते हुए उसका भाग्य जागना होगा। सफेद चूहा अगर दिख गया आपको, समझिए आपका वो भाग्य कहाँ ले जाएगा, उसका जो है कि अता पता भी नहीं है। वो सफेद चूहा किसको दिखाई दिया था? जानने वाले व्यक्ति में आप जान रहे, एक नहीं दो दिखाई दे दिया। आपके राज्यपाल महोदय बिहार के थे, आज राष्ट्रपति गोविंद रामनाथ कोविंद जी जो है, दो चूहा दिखाई दिए, राज्यपाल भी हो गए, राज्यसभा सांसद सेना यहाँ आपके बीच में प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बैठे हैं, जिसका भाग्य उदय होना है। विधायक जी एक बार जाइए, चूहा दिखाई देते, भाग्य उदय हो जाए। कर्म तो प्रधान माना गया है, लेकिन भाग्य भी साथ साथ काम देता है, इसलिए भाग्य प्रबल होता है। क्योंकि आप लोग तो ऐसे माननीय विधायक जी यहाँ बैठी हुए हैं, ऐसे परिक्षेत्र से है। मैं तो माँ विंध्यवासिनी के क्षेत्र से हूँ। यहाँ के बिहार के तमाम मंत्री विधायक जाते हैं, हमको फोन करते हैं, भैया नवरात्रि में मैं दर्शन करने माँ विंध्यवासिनी का आ रहा हूँ। गेस्ट हाउस, चूंकि हमारी पत्नी 10 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रही, अभी भी जिला पंचायत तीसरी बार मेरे ही पास है। सोनभद्र का जिला पंचायत मेरे ही पास है। हम 2009-10 में भी वहाँ एमएलसी रहे, अभी भी एमएलसी है वहाँ। तो लोगों को लगता है जिला पंचायत का गेस्ट हाउस में अपने विधायक निधि से भी वहाँ अलग से बनवाया हूँ, बढ़िया सोच रहा हूँ। तमाम लोग जाते हैं, कहते भैया आपके क्षेत्र में विंध्याचल है, आप जो है गेस्ट हाउस की व्यवस्था करा दीजिए, आप ही का गेस्ट हाउस है। हर विधायक को मैं यहाँ बैठे जो लोग उनको भी बता दे रहा हूँ, कम से कम 50 विधायकों को बिहार के मैं बता चुका हूँ, शायद वो दोबारा इस बात को नहीं दोहराते। जो नया विधायक फोन करता है कभी भी, और मंत्री तो यही बात करते हैं आपके क्षेत्र में गेस्ट हाउस विंध्याचल मंदिर में जाता था, हम क्या आपकी भूल है। विंध्याचल मेरे क्षेत्र में नहीं है,
मैं विंध्या क्षेत्र के परिक्षेत्र में आता हूँ, इसी तरह मां मुंडेश्वरी के परिक्षेत्र में आप लोग आते हैं। ये ऐसा स्थान आपका है। हम लोग भी हमेशा दर्शन करने आते हैं। यहाँ के लोग विंध्याचल जाते हैं, विंध्याचल के लोग मां मुंडेश्वरी के दर्शन करने यहाँ आते हैं। इस कैमूर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, इस जनपद में आते हैं। तो ये ऐसा स्थान है। आप सभी लोग जो मेरे साथ चलकर आए बाहर भीतर कर रहे हैं, उनको मैं बता दे रहा हूँ। और स्थिरता से इसलिए बैठे रहे कि मां मुंडेश्वरी का स्थान ऐसा है कि उनके दर पे सुकून मिलता है, उनकी इबादत से नूर मिलता है, और जो झुक गया उनके सजदे में उसे यहाँ से कुछ न कुछ जरूर मिलता है। बाहर भीतर मत करिए, उसमें कुछ यहाँ से लेकर जाइए, क्योंकि जिसकी सरहद जब आ जाती है, जिसकी धरती से लगाव हो जाता है, जैसे चित्तौड़ से महाराणा प्रताप का बहुत लगाव था, स्नेह था, प्यार था, स्वतंत्रता उनको पसंद थी, उसी तरह यहाँ की धरती के एक पालाखी थे, लक्ष्मण रेखा के बाहर क्या था, अंदर क्या था, इसकी ताकत को आप पहचान सकते हैं। तो ये बिहार की धरती पे जैसे प्रवेश किए, आपको ज्ञात होना चाहिए कि मां मुंडेश्वरी के धाम में मैं प्रवेश करूँ। उसी तरह जैसे यूपी की धरती पे आप लोग जाते हैं, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि मां विंध्यवासिनी और भोलेनाथ की नगरी में मैं प्रवेश करूँ। ये हर व्यक्ति का ये कल्पना होनी चाहिए, कल्पना से परे कुछ नहीं है। सपने नहीं देखेंगे तो उसे बोलेंगे कहाँ से, कल्पना नहीं करेंगे तो उसे पहचानेंगे कहाँ से। इसलिए माइक भले नहीं है, लाइट भले नहीं है, अब गर्मी नहीं लग रही होगी क्योंकि आपको आभास था। एक राजा था ना, वो कहा था ना कि उसको ठंड में, पूरे तालाब में ठंड में एकदम बर्फ जैसा -डिग्री टेम्परेचर में उसको खड़ा कर दिए, और खड़ा कर दिए, और पूरी रात वो देखता रह गया, उसका मृत्यु नहीं हुआ। राजा सोचे मर जाएगा, पूछे तुम कैसे जिंदा रह गए? भाई एक चिराग जल रहा था आपके छत के ऊपर, आपके जो हवेली के ऊपर जल रहा था, मैं उसी को देख रहा था, उसी के भरोसे मान लिया, मैं इधर देख ही नहीं था, मैं ठंड में खड़ा उसी के भरोसे पूरा रात काट दिया, इसलिए मुझे ठंड लगा नहीं। आप मान लीजिए लाइट नहीं है, पंखा चल नहीं रहा, कूलर चल नहीं रहा, आपको गर्मी नहीं लगेगी। मान लीजिए महंगा लाइट कूलर देती है तो गर्मी जरूर लगेगी। इसलिए क्योंकि मंच से मुझे निर्देशित हुआ है, अध्यक्ष जी सर्वोपरि है, इस 60 में मार के यहीं से खत्म करिए, विधायक जी के 60 में मार के यहीं से खत्म करिए। लेकिन संबोधन ऐसा होता है, आदमी सोच के चलता कुछ, अब वहां मेरा विषय कुछ और, आदमी लाइट कटी तो आदमी विषयांतर हो जाता है, अपने विषय से हट जाता है। विषय से हट क्यों? तो अच्छे विषय पा गए, तो विषय से आदमी हट जाता है। अब विषयांतर होने के बाद फिर आदमी ट्रेन जानी है, टिकट लिए दिल्ली का और बैठ गया जना गुवाहाटी के ट्रेन में तो दिक्कत तो होगी, पहुंचेंगे कैसे दिल्ली? तो इसलिए लाइट कटी है, सब लोग तप रहे हैं, गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी अध्यक्ष जी का भी संबोधन होगा, समापन अध्यक्षीय भाषण के बाद ही आप लोग यहाँ से जाएंगे। माइक दो भाई, माइक।